नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो कि एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस टाइप के प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? 356 है। पार्ट नंबर 355 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर करें 49 से यहाँ पर 55 हो रहा है, 55 से यहाँ पर 63 हो रहा है, 63 से यहाँ पर 73 हो रहा है, 73 से 85 हो रहा है और 85 से 99 हो रहा है और 99 से आपको अगला संख्या ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहे हैं, यानी 49 ले क्या लिख रहे हैं, 55 लिख रहे हैं। ठीक है ना, तो 49 ले 55 रहा है, तो 49 में अगर 6 को जोड़ देंगे 55 आ जाएगा और 55 से क्या लिख रहे हैं, 63 लिख रहे हैं। तो 55 में अगर यहाँ पर 8 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये 63 आ गया और 63 ले क्या लिख रहे हैं, 73 लिख रहे हैं। तो 63 में अगर यहाँ पर आपको 10 को जोड़ देंगे 73 आ जाएगा और 73 से क्या लिख रहे हैं, 85 लिख रहे हैं। तो 73 में अगर यहाँ पर 12 को जोड़ देंगे 85 आ जाएगा और 85 से क्या लिख रहे हैं, 99 लिख रहे हैं। तो 85 में अगर यहाँ पर 14 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये 99 आ जाएगा। तो 99 में कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, जो अगला संख्या ज्ञात होगा। तो 99 में यहाँ पर आपको 16 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपको 115 आ जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपको 2 यानी देखिए यहाँ पर दिया ना 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 14, 2 16 यानी 2 का अंतर चल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, 16 जोड़ देंगे तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर 115 आ जाएगा। 115 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में इससे संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 62 जो है ना यहाँ पर आपको 12 से समित है। तो कुछ ही प्रकार से बताना है कि 74 जो है ना इस प्रश्नवाचक के चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर आपको 62 से 12 कैसे हो रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर 74 होंगे। देखिए तो 62 से 12 हो रहा है, तो 62 में अगर मान लीजिए 50 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से अगर यहाँ पर भी 50 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, जो देखिए तो यहाँ पर आपको 4 एकम 4 हो गया और यहाँ पर 5 2 7 यानी 2 आ गया। तो यहाँ पर 24 आ गया, तो 24 देखिए किसी ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है। यानी इसका मतलब कि इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक देखिए इसमें कैसे लगाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए ये क्या दिख रहा है, 62 दिख रहा है। 62 किन संख्याओं से मिलकर बन रहा है, देखिए तो यहाँ पर आपको 6 बन रहा है और 2 बन रहा है। इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे तो कितना आ गया, देखिए 12 आ गया, जो कि यहाँ पर 12 से समित है। ठीक है ना, उसी प्रकार से 74 को भी रखेंगे। ठीक है ना, तो 74 किन संख्याओं से मिलकर 7 बन रहा है और यहाँ पर 4 बन रहा है। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे, 7 कितना होता है, यहाँ पर आपको 28 आ गया। कितना क्या, 28 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 28 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम आकृति का चयन करें। देखिए यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक विषम दिख रही है। देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोक और खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा और 15 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इसमें जो आपको रीजनिंग लेकर आए हैं वो आपको 2025 में या 2024 में जो आपका एग्जाम हुआ है रेलवे का, उसके सारे प्रश्न है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखते हैं ना कि इन चारों में से कौन सा आपको एक यहाँ पर विषम दिख रही है। ठीक है ना, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए ए में दिख रहा है। मान लीजिए यहाँ पर ए दिख रहा है, ये बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ए में क्या दिख रहा है, तो ए में देखिए कैसे इसको देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको जो अक्षर लिखा है ना, पहले अक्षर को ध्यान से देखिए। ठीक है, अक्षर में और यहाँ पर संख्या को देखते हैं। ठीक है ना, अक्षर से संख्या को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, ए का स्थानीय मान लिखेंगे। देखिए AET लिखा है ना, इस सबका स्थानीय मान लिखेंगे तो ए का स्थानीय मान 1 आता है और ई का स्थानीय मान 5 आता है और टी का स्थानीय मान 20 आता है। यानी ए का कहना है कि AET को ना ए स्थानीय मान लिखा है। क्या लिखा है, स्थानीय मान लिखा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बी AUB दिख रहा है, यानी ए 1 पाता है, यानी बी यू कितने पाता है, 21 और बी 2 पाता है। ये भी स्थानीय मान है। ठीक है,
उसी प्रकार से देखिए ए कितने पाता है 1 प, ठीक है ना, और जी कितने पाता है 7 प, बी कितने पाता है 2 प, ये भी स्थानीय मान दिख रहा है, ठीक है। ए 1 प दिख रहा है और सी 3 प दिख रहा है और बी 2 प दिख रहा है, ये भी स्थानीय मान है। ये तो चारों आपका स्थानीय मान ही लिखा है, इसमें विषम थोड़ी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इस तरह से प्रश्न सोल्व नहीं किया जा सकता है। इसके थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। देखिए इसमें लॉजिक कैसे लगाएंगे, यहाँ पर इस सब अक्षर को ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, अक्षर को ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या दिख रहा है, इन चारों में आपको अक्षर को ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखने के बाद में क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर ए से क्या हो रहा है बी हो रहा है, ए से क्या हो रहा है बी हो रहा है, ए से क्या हो रहा है बी हो रहा है, लेकिन देखिए ए से यहाँ पर टी आ गया, ए से क्या गया टी आ गया, ठीक है ना। देखिए यही आपको क्या दिख रहा है, एक विषम दिख रही है, ठीक है। एक क्या दिख रहा है, ये आपको विषम हो जाएगा, ठीक है। क्या दिख रहा है, ये आपको विषम दिख रहा है, क्योंकि देखिए ये सब में क्या लिख रहा है, ए से बी हो रहा है, फिर ए से बी हो रहा है, फिर ए से बी हो रहा है, लास्ट में ए तक चल रहा है ना, लेकिन इसमें देखिए नहीं दिख रहा है, ए से टी आ जा रहा है, यानी तीनों एक क्या दिख रहे हैं, इन तीनों आपको यहाँ पर आपको एक समान दिख रहा है, ठीक है, यानी एक समान को रखते हैं, ठीक है, एक समान है, ठीक है ना, ये एक समान है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपको अलग हो गया, यानी विषम आपको क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4वां प्रश्न, इसमें देखिए एक निश्चित कूट भाषा में HUNT को यहाँ पर 35-17 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और यहाँ पर टाइम को 24-58 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। तो दी गई कूट भाषा में टी के लिए कूट क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा दिया है, ठीक है ना। देखिए इस तरह का जो सवाल है ना, वो आपको 2025 में या 2024 में ये NTPC का एग्जाम हुआ है या आपको 2024 में भी रेलवे का एग्जाम हुआ है, उसमें इस तरह का सवाल ना हर एक शिफ्ट में कम से कम 2 सवाल पूछ रहा है, ठीक है ना। इसको बनाने के लिए सबसे आसान तरीका देखिए क्या होता है, यहाँ पर आपको क्या लिख रहा है, एक निश्चित कूट भाषा दिया ना जिसमें HUNT, ठीक है ना, यहाँ पर 35-17 के रूप में लिखा जाता है और टाइम को देखिए 24-58 के रूप में लिखा जाता है। तो टी के लिए कूट होगा, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कैसा लिख रहा है, देखिए एच लिख रहा है, ठीक है ना, एच दिया है, यू दिया है और यहाँ पर एन दिया है और टी दिया है, ठीक है ना, टी दिया है। इनको क्या लिख रहा है, इनको देखिए यहाँ पर आपको 35 लिख रहा है और यहाँ पर 17 लिख रहा है, ठीक है, 35 और 17 दिया है, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर टाइम को लिख रहा है, तो टाइम को तो देखिए टी, देखिए टी हो गया, आई हो गया, एम हो गया और ई हो गया। तो टाइम को क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए 24 लिख रहे हैं, ठीक है ना, 24 यहाँ पर 58 लिख रहे हैं, ठीक है, 24-58। तो आपको बताना है कि टी के लिए कूट क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर जब इस तरह का सवाल पूछेगा ना, तो सबसे पहले क्या करिएगा, यहाँ पर आपको देखिए अक्षर में और यहाँ पर संख्या में दोनों में कॉमन को मिलाइए, ठीक है, यहाँ पर कॉमन मिलाते हैं। तो अक्षर में देखिए कॉमन मिलाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए इसमें भी आपको टी दिख रहा है, इसमें भी टी दिख रहा है। अब देखिए आपको संख्या में कॉमन मिलाना है, संख्या में देखिए यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, दोनों में आपको कॉमन मिल गया है। तो टी के लिए कूट क्या हो गया 5 और यहाँ पर भी टी पूछेगा तो 5 आ गया, यानी टी के लिए कूट क्या दिख रहा है 5 हो जाएगा। तो 5 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न, इसमें देखिए यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यहाँ पर आपको देखिए 3 यहाँ पर अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है ना। आप बोल रहा है कि देखिए सवाल आपको यहाँ से पूछ रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर है, यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखिए यह प्रश्न है बोल रहा है ना कि नीचे दी गई 3 अंकों वाली, यहाँ पर देखिए 3 अंक वाली दी है और 5 संख्याओं पर आधारित है। तो 1 2 3 4 5 संख्याओं पर आधारित है, यहाँ तक समझ रहे हैं। आगे देखिए इसमें आगे बोल रहा है सवाल यहाँ से पूछ रहे हैं ना, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, तो सबसे बड़ी संख्या देखिए इसमें कौन सा दिख रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या तो हमको यहाँ पर 733 दिख रहा है। तो देखिए यहाँ पर बड़ी रखते हैं, ठीक है ना, सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिख रहा है 733 दिख रहा है। 733 के देखिए बोल रहा है दूसरे अंक, यहाँ पर दूसरा अंक को रख लेते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है यानी सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो सबसे छोटी संख्या यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है 200, हाँ 200 क्या दिख रहा है 65 दिख रहा है, क्या दिख रहा है 265। यहाँ पर आपको छोटी रखते हैं, ये छोटी संख्या है, छोटी संख्या के यहाँ पर क्या लिखते हैं कि 265 आ गया। 265 के बोल रहा है कि पहला अंक यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, ठीक है, में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या के यानी दूसरा अंक और सबसे छोटी संख्या के पहला अंक दोनों को आपस में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपको 3 दिख रहा है और यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, जोड़ने के बाद में कितना गया 5 आ गया, कितना गया 5 आ गया, तो इसका परिणाम क्या होगा 5 हो जाएगा। तो 5 को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी सुरक्षित जो है यहाँ पर सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर घबराहट जो है ना इस प्रश्नार्थक के चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे संबंधित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोलकर है। देखिए सुरक्षित, सुरक्षित सुरक्षा से संबंधित है, यानी सुरक्षित कोई रहता है तो सुरक्षा से ही रखता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको बोल रहा है घबराहट, घबराहट किससे होता है, तो घबराहट किससे संबंधित है। देखिए साहस ले थोड़ा होगा, साहस आएगा तो घबराहट होगा नहीं होगा। और शांति क्या, शांति मिलेगा तो आपको घबराहट होगा नहीं होगा। यानी परेशानी होंगे तो घबराहट होगा नहीं होगा, लेकिन चिंता करेंगे तो आपको घबराहट होगा। यानी यहाँ पर करते हैं चिंता को रखिए। देखिए यहाँ पर आपको चिंता दिया है, यानी जिस प्रकार से सुरक्षा थे, सुरक्षा यानी सुरक्षित जो है ना वो सुरक्षा से संबंधित है, उसी प्रकार से घबराहट आपको चिंता से संबंधित है। तो चिंता को देखिए किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित संख्या प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और उसके बाद नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखा है। देखिए सवाल पूछ रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है और ठीक है बाद भी एक संख्या है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ना कि निम्नलिखित संख्या प्रतीक और श्रृंखला का संदर्भ लीजिए। ठीक है, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए और गिनती केवल बाएं से दाएं की जानी चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे हम एक श्रृंखला दिए है, इन श्रृंखला में आपको क्या दिख रहा है, संख्या भी दिखा रहा है, प्रतीक भी दिख रहा है। ठीक है, इन श्रृंखला को और आपको देखिए प्रश्न यहाँ से पूछ रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, बोल रहा है कैसे कितने प्रतीक हैं, तो यहाँ पर प्रतीक को रखेंगे। ठीक है, ऐसे कितने प्रतीक दिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें देखिए जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या है, जिसके पहले यहाँ पर आपको एक संख्या होना चाहिए। ठीक है, एक संख्या है। आगे बोल रहा है कि और ठीक बाद भी एक क्या दिख रहा है, संख्या दिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी आपको एक संख्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आपको एक संख्या दिख रहा है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हम श्रृंखला दिए हैं, इन श्रृंखला में आपको बताना क्या है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं कि जिनके पहले भी संख्या जिनके बाद भी संख्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये प्रतीक दिख रहा है। ठीक है ना, देखिए प्रतीक के पहले भी एक संख्या, प्रतीक के बाद भी एक संख्या दिख रहा है, यानी एक ऐसा दिख गया है। ठीक है, और कहीं दिख रहा है इसमें, देखिए यहाँ पर आपको एंड भी दिख रहा है। देखिए एंड एक प्रतीक है जिसके पहले भी संख्या जिसके बाद भी संख्या दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यानी दो इसमें ऐसी प्रतीक है जिसके पहले भी संख्या जिसके बाद भी संख्या दिख रही है। तो दो हो गया। तो दो को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है। दोस्तों 8वां प्रश्न है कि उससे वे नारे का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को श्रोताओं रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे समझते हैं और इन 4 वेंडिग्राम में से कौन सा वेंडिग्राम बनेगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर है। देखिए यहाँ पर आपको पायलट दिए, विमान दिए और आकाश दिए। इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में कैसे संबंधित होगा। देखिए तो सबसे पहले इन तीनों शब्दों से कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, सबसे कॉमन मान लीजिए आकाश को रखते हैं। ठीक है, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पर आकाश को रखते हैं। ये आकाश दिख रहा है ना, ये आपको आकाश हो जाएगा। ठीक है, सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, आकाश। आकाश के अंदर में यहाँ पर आपको विमान होते हैं। आकाश के अंदर में क्या आते हैं, विमान आते हैं। ठीक है, ये विमान दिख रहे हैं, और विमान के अंदर में क्या आते हैं, पायलट आते हैं। विमान के अंदर में यहाँ पर क्या रखते हैं, पायलट को रखते हैं। ये पायलट, ठीक है ना, ये पायलट हो गया। देखिए ये आपस में किस प्रकार से समझ होगा, तो सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर आपको आकाश दिख रहा है। आकाश के अंदर में विमान आते हैं और विमान के अंदर में क्या आता है, पायलट आते हैं। यानी इस तरह का वेंडिग्राम बनेगा। इस तरह का वेंडिग्राम देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए OPQRST और X एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। ठीक है, X के बाईं ओर से गिनने पर Q और X के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। यानी P और R के बीच, देखिए P जो है ना R के दाहिनी ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी OT के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी PO के ठीक बाईं ओर यानी दाईं ओर बैठा है। तो एस ओ का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो एस के दाईं ओर से गिनने पर एस और एक्स के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ना प्रश्न समझते हैं, इसमें बोलकर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि देखिए OP यानी OPQRST एक्स एक गोल मेज पर देखिए यहाँ पर मेज के चारों ओर केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले एक गोल मेज को बनाते हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर एक गोल मेज को बनाते हैं, तो यहाँ पर आपको गोल मेज ऐसे रख लेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे रख लेते हैं।
यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर आपको ऐसे गोल मेज रखते हैं, ठीक है। एक गोल मेज हो गया, इसमें कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति हैं। इन 7 व्यक्ति को यहाँ पर बैठाते हैं, ठीक है। 7 व्यक्ति जो कि केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है। किधर बैठा है? केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं, ठीक है ना। एक केंद्र की तरफ सभी है। देखिए आगे बोल रहा है कि x के बाईं ओर से गिनने पर देखिए Q और x के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यानी x के बाईं ओर से गिनने पर। तो x को कहाँ रखते हैं? मान लीजिए x को यहाँ पर रखते हैं। x के बाईं ओर से गिनने पर, ठीक है, x के बाईं ओर से गिनेंगे तो Q और x के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। तो हमारे यहाँ पर Q को रखते हैं, बाईं तो इधर होगा ना, बाईं आपको इधर हो गया, एक व्यक्ति बैठा है, ठीक है, एक व्यक्ति बैठ गया। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि P और R के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठे हैं, लेकिन P जो है ना, P वो R के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो R के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर, तो यहाँ पर R यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। R के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर यहाँ पर P को बैठाते हैं, ठीक है ना। P को बैठा दिए। आगे देखिए, आगे इसमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि O T के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, लेकिन O जो है ना, वो T के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं, T को रखते हैं। T के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर क्या दिख रहा है? O दिख रहा है। देखिए 1 2 3 तीसरे स्थान पर क्या दिख रहा है? O दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको O को रख लेते हैं, ठीक है ना। तीसरे स्थान पर O दिख रहा है, T के। आगे बोल रहा है कि P O के ठीक दाईं ओर बैठा है, लेकिन P जो है ना O के दाहिने ओर बैठा है। देखिए P जो है O को यहाँ पर दाहिने ओर P बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। आगे बोल रहा है कि S और O का निकटतम पड़ोसी नहीं है, लेकिन S और O आपस में निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए S यहाँ पर देखिए, एक क्या दिख रहा है? S दिख रहा है, यहाँ पर S रखेंगे, S और क्या दिख रहा है? हाँ, एस और ओ आपस में क्या निकटतम पड़ोसी दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, ये नहीं दिख रहा है। आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि एस के दाईं ओर से गिनने पर, तो एस के दाहिने ओर से किधर हो गया? तो एस के दाहिने आपको इधर आएंगे, ठीक है ना, ये दाहिने चल रहा है, ठीक है, दाहिने ओर से, ठीक है ना। एस के दाहिने ओर से एस और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो एस, यहाँ पर एस और एक्स के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? ठीक है, देखिए यहाँ पर कितना व्यक्ति दिख रहा है दाहिने ओर से? देखिए दाहिने ओर से, इधर के दाहिने ओर से एक्स और कितने व्यक्ति? 1 2 3, यानी 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। यानी एस और एक्स के दाहिने ओर से गिनने पर कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो 3 को व्यक्ति बैठा है। तो 3 व्यक्ति देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए पी क्यू और यहाँ पर आर का भाई हैं, यानी एस टी की बेटी हैं जिसकी यानी पत्नी आर है, तो टी का क्यू से क्या संबंध है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझ इसमें बोलकर है, यहाँ पर बोल रहा है कि पी जो है ना वो क्यू और आर का भाई है। यहाँ पर क्यू और आर का भाई कौन है? पी है। तो मान लीजिए यहाँ पर पी को रखते हैं, पी जो है ना और क्यू और आर का भाई है, तो मान लीजिए यहाँ पर क्या रखते हैं? क्यू को रखते हैं। क्यू का भाई कौन दिख रहा है? ये पी दिख रहा है, ठीक है ना, ये भाई है, तो इसका मतलब ये भाई है, ये प्लस हो गया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये माइनस हो गया, ये माइनस दिख रहे हैं। यहाँ पर चाहे भाई दिख रहा है ना, तो भाई बोल रहा है, तो प्लस बोल रहा है, ए माइनस बोल रहा है, ये तो पता नहीं चल रहा है, ठीक है। मान लीजिए इसको भी क्या करते हैं? प्लस ही रखते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए प्लस हो गया, प्लस किसके लिए? पुरुष के लिए, और महिला के लिए माइनस करते हैं, ठीक है। आगे बोल रहा है, अब आगे क्या बोल रहा है कि ए से टी की बेटी है, सॉरी यहाँ पर भी अभी दिया है ना, देखिए पी जो है वो क्यू और आर का भाई है, तो क्यू का भी भाई है और यहाँ पर आर को भी भाई को रखते हैं, ठीक है ना। आर का भी ये क्या दिख रहा है? भाई दिख रहा है, ठीक है, ये भाई हो गया। आगे बोल रहा है कि ए से टी की बेटी है, जो एस है ना, ए से वो टी की बेटी है, तो मान लीजिए यहाँ पर टी को रखते हैं, ठीक है। टी का बेटी कौन हो गया? एस हो गया, तो यहाँ पर एस रखते हैं। ए क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको बेटी दिख रहा है, ठीक है ना, टी एस की ये बेटी दिख रही है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ पर ठीक है, जिसकी पत्नी आ रहे हैं। लेकिन देखिए एस जो है वो टी की बेटी है, एस जो है ना एस वो टी की बेटी है, तो टी की बेटी कौन है? एस हो गई। लेकिन जिसकी ये बोल रहा है कि जिसकी आर पत्नी है, जिसकी आर पत्नी है, टी की पत्नी कौन है? आर है, ये आपको पत्नी दिख रही है, ठीक है, पत्नी आर हो गई, यहाँ तक तो ठीक है। तो यार पत्नी हो गई, तो इसका मतलब है महिला हो गई, ठीक है। और ये बेटी हो गई, ये भी आपको महिला हो गई, ये आपको पुरुष हो गया, यहाँ तक तो ठीक है ना। तो आगे बोल रहा है कि टी का क्यू से क्या संबंध है, यानी टी को और क्यू से बताना है, संबंध को बताना कैसे होगा, ठीक है ना। देखिए टी को क्यू से, यानी क्यू जो है ना वो टी को क्या बोलेगा, ठीक है। देखिए ये इस दोनों आपस में क्या दिख रहे हैं? मान लीजिए भाई हो गया, ठीक है, और इसका ये भाई दिख रहा है, इसका ये पत्नी दिख रही है, तो पत्नी का भाई साला, ठीक है ना। और ये इसको क्या बोलेगा? इसको यहाँ पर आपको साला बोलेगा, क्या बोलेगा? क्यू जो है ना टी को क्या बोलेगा? साला हो जाएगा।
यानी साला मतलब यानी ब्रदर इन लॉ हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ब्रदर इन लॉ, साला का मतलब क्या होता है, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ प्लस और भागा, और भागा का अर्थ यहाँ पर प्लस दिया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझना इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि एक समीकरण दिए, इन समीकरण में चिन्ह को बदलने के बाद में समीकरण को सही बनाना है। तो सबसे पहले चिन्ह को बदलते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस। तो प्लस कहाँ दिए, यहाँ पर, इसके जगह पर हम माइनस रखेंगे। माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना। तो माइनस की जगह पर हम गुना रखते हैं, ठीक है। और गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा। तो गुना की जगह पर हम भागा रख लेंगे, ठीक है। और भागा का अर्थ क्या बोल रहा है, प्लस। तो यहाँ पर हम प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे क्योंकि चिन्ह को हम बदल दिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर 15 हो गया, फिर गुना कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, फिर प्लस यहाँ पर 5 दिख रहा है, फिर माइनस 18 दिख रहा है, फिर यहाँ पर भागा 3 दिख रहा है, और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह दिए। तो पहले भाग करेंगे, 6 18 हो गया, 6 मत में कट गया। यहाँ पर 15 3 45 हो गया, 45, हाँ यहाँ पर 15 3 45 ना, 15 3 45 और प्लस 5 और बराबर में 6 दिख रहा है। 6 18 यहाँ तक ठीक है, यानी 6 18 वो यहाँ पर 6 दिया है ना, दिए एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पर 6 18, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको 3 नहीं दिए, 6 दिए, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पर 6 18 दिए है, ठीक है। अब देखिए इसको करना कुछ नहीं, इसमें क्या करेंगे, यानी 6 तो भागा कितना दिए, 6 दिए ना, और बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो 6 18 ये 3 मिनट में कटे, यहाँ पर भी आपको 3 आ गया, ठीक है। देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 50 आ गया, और 50 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 47 आ गया। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भर जाएगा, 47 हो जाएगा। तो 47 को देखिए किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, यानी सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने। देखिए नीचे यहाँ पर आपको कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कथन क्या बोल रहा है, इसको ध्यान से देखते हैं, उसके आधार पर ही डायग्राम को बनाएंगे। कथन बोल रहा है ना कि देखिए कुछ नट काले हैं, तो कुछ यहाँ पर नट को रखते हैं, जिससे क्या दिख रहा है, नट, यानी कुछ नट क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर काले दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर काले को रखते हैं, ठीक है, एक काले हो गए। आगे बोल रहा है कि सभी काले कौवे हैं, तो सभी काले को क्या रखते हैं, कौवे में रखते हैं, ठीक है ना। सभी काले कौवे दिख रहे हैं। आगे बोल रहा है कि सभी कौवे कॉलम है, तो सभी कौवे क्या दिख रहे हैं, यहाँ पर कॉलम दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये कॉलम है। यहाँ तक तो ठीक है, ये आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए। लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर ही प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष पहला में दिया है कि सभी नट काले हैं। सभी जो ये नट दिख रहा है क्या काले दिख रहा है, नहीं, कुछ काले नट दिख रहा है, ये सभी बोल रहा है, इसका मतलब है गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है कि यानी कुछ काले कौवे हैं, तो कुछ काले यानी सभी जो कावे हैं, काले हैं ना, वो कौवे के अंदर में दिख रहे हैं। ये कुछ यानी सभी के अंदर ही कुछ आता है, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है। जब दूसरा सही बोल रहा है तो क्या दिख रहा है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक बेड का अंकित मूल्य 744 है, तो लागत मूल्य से 31% अधिक है यदि लाभ प्रतिशत 90 यानी 9%, छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक बेड का अंकित मूल्य कितना है, 744 रुपया है, जो कि यहाँ पर लागत मूल्य जो है ना उससे 31% अधिक है, ठीक है। लागत मूल्य क्या है, 31% अधिक है। वो बोल रहा है कि यदि लाभ प्रतिशत 9% है, लाभ प्रतिशत कितना दिख रहा है, 9% है, तो प्रतिशत छूट ज्ञात करना है, ठीक है ना, प्रतिशत छूट आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए तो लाभ परसेंटेज निकालने के लिए ना एक फॉर्मूला भी होता है। जैसे देखिए यहाँ पर लाभ परसेंटेज बराबर कहते हैं, यहाँ पर ए, यहाँ पर प्लस माइनस दिख रहा है, देखिए ए प्लस कितना दिख रहा है, बी, और फिर यहाँ पर प्लस दिख रहा है, यानी ए गुने बी बाटा में 100 होता है, ठीक है ना, और यहाँ पर एक परसेंटेज हो जाता है, ठीक है। अब इसी पर बैठाना है, लाभ कितना दिख रहा है, देखिए लाभ प्रतिशत कितना दिख रहा है, तो 9%, यहाँ तक तो ठीक है ना। अब देखिए ए प्लस बी, ए को मान कितना रखेंगे, 31 को रखते हैं, ठीक है। ए का मान 31 दिया है, लेकिन बी का मान दिया है, नहीं दिया है, तो बी को नहीं रखेंगे, ठीक है, इसको माइनस रखते हैं, ठीक है, बी को नहीं रखेंगे, और फिर यहाँ पर माइनस रखेंगे ए बी, यानी 31 से 100 हो गया, क्योंकि गुना करेंगे तो 31 से 1 आ गया, ठीक है, और यहाँ पर बाटा में 100 को रख लेंगे। यहाँ भी आपको
ठीक दिख रही है, ठीक है ना। इसको कोष्ठ को हटा देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ये माइनस में दिख रहा है, देखिए यहाँ पर आपको 31 में से 9 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर 31 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा। तो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं पहले, ठीक है। अब देखिए एक स्टेप और बढ़ाएंगे तो यहाँ पर अगर जोड़ेंगे ना तो देखिए 100 को इसमें जोड़ेंगे तो 100 हो गया, 100 में 31 को जोड़ेंगे 131 आ गया, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 131 एक से बाटा में 100 दिख रहा है और बराबर में 22 आ जाएगा, क्योंकि देखिए इसको यहाँ से इसका प्रक्रिया किया है तो आपको ई आ गया है, और यहाँ पर 31 में से 9 को घटाएं ये आपको 22 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक समझ रहे हैं, यहाँ पर क्रिया से अच्छे है। अब आगे देखिए, अब आगे इसमें क्या बोल रहा है, इसको अब सोल्व करना है, ठीक है। तो सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखिए ये आपकी नहीं हटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको 100 में अगर इसको गुना करेंगे कितना गया, 2200 आ गया, ठीक है। 2200 और बटा में कितना गया 131, तो बराबर में x आ गया। तो अब x बराबर इनको सोल्व करेंगे, जब सोल्व करेंगे तो कितना देगा, यहाँ पर आपको 16.79% आ गया, ठीक है। 16.79% आ जाएगा। आपसे वही बोला है कि छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो छूट प्रतिशत 16.89% आएगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 16.89 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14वां प्रश्न है, इसमें देखिए एक वस्तु को 112 में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, तो 15% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर, ठीक है, किस कीमत पर बेचना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें, यहाँ पर बोला ना कि एक वस्तु को जो है ना 112 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है। एक वस्तु है जिसको 112 रुपये में अगर बेचेंगे तो हमको 30% हानि हो जाएगी। तो बोल रहा है कि अगर 15% हमको लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितने रुपये में बेचेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितना रुपया दिया, ठीक है। देखिए ये 70%, ठीक है ना, बराबर में 112 रुपया, यानी यहाँ पर 30% की हानि हो रही है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए अगर 70% क्या कर रहा है, लाभ कमा रहा है, जब 30% हानि हो रहा है तो 70% लाभ कमा रहा है, ये भी आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। यहाँ तक दोनों को बराबर कर लिए। अब देखिए इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर आप गया ना, हाँ, तो यहाँ पर दिख रहा है तो 15% लाभ कमाने के लिए हमको कितने रुपए में बेचना होगा, तो 15% पहले लाभ कमा लेते हैं, ठीक है। 15% लाभ बराबर कितना दिख रहा है, 112, ठीक है। 112 बटा में कितना है 70, और गुने क्या करेंगे, इधर भी 115 आ जाएगा, क्योंकि 100 में यहाँ पर 15% को जोड़ेंगे तब 115 आया है यहाँ तक, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करेंगे तो 1.64 आ गया, ठीक है ना, 1.64 यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 112 गुने 1.64 को गुना करेंगे, जब गुना कर लेंगे यहाँ पर गुना करेंगे तो कितना देगा, तो गुना करेंगे तो देखिए 183.68 आ देगा, ठीक है। 183.68 आ गया, लेकिन 183.68 देखिए किसी ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी एक थोड़ा सा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये लगभग में आ रहा है, ठीक है। तो लगभग में कितना दिख रहा है, यहाँ पर आप इतना रहा है, तो यहाँ पर 184 को रखिए ना, सीधे 184 आ जाएगा। 184 उसका क्या होगा, लाभ, यानी 184 रुपये में बेचने पर वो 15% लाभ कमा लेगा। तो कितना दिख रहा है, 184, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 15 प्रश्न है, इसमें देखिए एक खाली स्टोरेज टैंक में 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी यह 1% खाली था, तो स्टोरेज टैंक में भरने के लिए इनमें से कितना पेट्रोल, ठीक है ना, यानी डालना होगा। यानी इसका कहने, देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए से बोल कर, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक खाली स्टोरेज टैंक है जिसमें 51 लीटर पेट्रोल डालने के बाद भी 1% खाली रहता है, यानी 51 लीटर पेट्रोल डालेंगे तो भी आपको 1% खाली होता है, यानी इसका मतलब कि 99% भर रहा है, 1% खाली हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि स्टोरेज को भरने में कितना पेट्रोल और डालना होगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले देखिए 99% तो हम डाल रहे हैं, ठीक है ना, 1% आपको खाली हो जा रहा है, 99% डालेंगे, ये 51 लीटर डाल लेंगे। जब देखिए 51 लीटर जब डालेंगे तो 99% भर रहा है, 1% आपको खाली हो जा रहा है, ठीक है ना। तो टैंक को भरने में कितनी क्षमता होता है, पूरे 100% होता है। तो 100 में से क्या करेंगे, यहाँ पर 51 बटा में कितना है 99, और गुने यहाँ पर 100 रख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना देगा, यानी इसको सोल्व करेंगे तो 51.52 दिख रहा है, ठीक है ना, 51.52 लीटर आ जाएगा। तो 51.52 लीटर को देखिए किस ऑप्शन दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। और इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और आप
कमेंट जरूर करके इस लास्ट में करिएगा कि आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है।